नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग एक्सीलेंस पर और मैं हूं आपका साथी शुभम जांगड़ा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने मध्यकालीन भारत यानी मिडिवल इंडिया की सीरीज़ कंटिन्यू शुरू की हुई है और इस सीरीज़ के तहत हम आपको कम से कम 4 क्लास प्रोवाइड करवा चुके हैं और आज की वीडियो में हमारी क्लास 5वीं रहेगी। दोस्तों, इस 5वीं क्लास में हम जौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम रहेगा खिलजी वंश। दोस्तों, खिलजी वंश जो है वो गुलाम वंश को समाप्त करके आया था। गुलाम वंश चला था दोस्तों 1206 से लेके 1290 तक और 1290 से लेके 1320 तक चला था आपका खिलजी वंश। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने गुलाम वंश को कंप्लीट डिटेल से पढ़ लिया था, जिसमें हमने गुलाम वंश से संबंधित जितने भी राजा आते थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, जो भी राजा आते थे, बलबन, ऐसे ऐसे राजा जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट राजा हुआ करते थे, वो सभी के सभी हमने पढ़ लिए थे। उसके बाद दोस्तों खिलजी वंश शुरू हो जाता है और खिलजी वंश से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम सभी के सभी इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक के जितने भी क्वेश्चन किसी भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है या आगे आने के चांसेस है, वो सभी के सभी हमने क्वेश्चन अपनी PDF फाइल में डाले हुए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात ये, कल की वीडियो में भी हमने बताया था आपको कि अगर किसी भी वनडे एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया जाए, आपको 4 वंश दे दिए जाएं और उन वंशों को क्रमानुसार लगाने के लिए बोल दिया जाए, तो उस वक्त हमारे दिमाग में ये आता है कि कौन सा वंश पहले आया होगा, कौन सा बाद में आया होगा। इसलिए हमने कल की वीडियो में भी एक ट्रिक बताई थी, वो ट्रिक मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। दोस्तों, उस ट्रिक की सहायता से आप किसी भी वंश को क्रमानुसार लगा सकते हो जो आपके मिडिवल इंडिया के अंदर आते हैं। तो दोस्तों, ट्रिक क्या रहेगी? वो गुड़ खाओ तसले में। जी से गुड़, कैसे खाओ TSLM से तसले में। जी से दोस्तों आपका गुलाम वंश, के से आपका खिलजी वंश, टी से आपका तुगलक वंश, एस से आपका सैयद वंश, एल से आपका लोधी वंश और एम से आपका मुगल वंश। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने गुलाम वंश कंप्लीट पढ़ लिया था। गुलाम वंश जो है 1206 से लेके 1290 तक हमने डिस्कस किया था और आज की वीडियो में हम कंप्लीट पढ़ लेंगे खिलजी वंश को। और खिलजी वंश जो रहेगा 1290 से लेके 1320 और ऐसे ही जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा कार्यकाल आते जाएंगे तुगलक वंश के, सैयद वंश के, लोधी वंश के और मुगल वंश के। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम खिलजी वंश को कंप्लीट डिटेल से जिक्र कर लेते हैं इसका। दोस्तों, खिलजी वंश कब शुरू होता है? 1290 में और कब समाप्त होता है? 1320 में। दोस्तों, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। लास्ट टाइम हमने वीडियो में क्या जिक्र किया था? गुलाम वंश का जो अंतिम पार्ट था उसमें क्या पढ़ा था कि गुलाम वंश में जो बलबन होता है, बलबन का बेटा होता है बुगरा खां। बुगरा खां की 2 संतान होती है, एक शमशुद्दीन कैमुर्स और दूसरा होता है कैकुवाद। शमशुद्दीन और कैमुर्स दोनों भाई होते हैं। वो दोनों के दोनों जब बड़े हो जाते हैं तो बलबन का बेटा बुगरा खां के बाद अगला राजा बनता है शमशुद्दीन कैमुर्स। शमशुद्दीन कैमुर्स अपने बॉडीगार्ड को नियुक्त कर लेते हैं और वो बॉडीगार्ड कौन होता है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसका नाम पूरा ये होता है। वैसे हम इसे जलालुद्दीन खिलजी भी बोल देते हैं। तो दोस्तों, एक पद चला था नायाब ए मामलिकात पद, जो कि बहराम शाह ने इस पद की शुरुआत की थी और इस पद के तहत ही जो बुगरा खां का बेटा होता था शमशुद्दीन कैमुर्स, उसने इसको बॉडीगार्ड को नियुक्त किया था जलालुद्दीन खिलजी को। तो जलालुद्दीन खिलजी ने दोस्तों इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। उसने दोनों भाइयों के बीच फूट डलवा दी थी। एक कैकुवाद होता था, एक शमशुद्दीन कैमुर्स, ये दोनों भाई होते थे। इन दोनों भाइयों के बीच फूट डलवा दी और फूट डलवा के इन दोनों भाइयों को एक दूसरे से मरवा दिया था और इन दोनों की मृत्यु होने के बाद अगला राजा जो बनता है वो जलालुद्दीन खिलजी बनता है। दोस्तों, जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना कर दी थी गद्दी प्राप्त करते ही, और जैसे ही खिलजी वंश की स्थापना हुई वैसे ही जलालुद्दीन खिलजी जो है राजा बन जाता है 1290 ईस्वी में। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। जलालुद्दीन खिलजी जो थे इसके संस्थापक कहलाए। खिलजी वंश के कुछ प्रमुख राजा हैं दोस्तों, उनको थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं उन पे कौन कौन से होते थे। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे, जो कि 1290 से लेकर 1296 तक शासन करते हैं, राज करते हैं। और उसके बाद आएंगे अलाउद्दीन खिलजी, जो कि 1296 से लेकर 1316 तक राज करेंगे। उसके बाद आएंगे कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, जो कि 1316 से लेकर 1320 तक राज करेंगे।
चलिए दोस्तों, वन बाय वन करके इन सभी राजाओं को डिस्कस कर लेते हैं। इन राजाओं से जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो सभी के सभी हम पढ़ लेते हैं। दोस्तों, खिलजी वंश जो है वो गुलाम वंश को समाप्त करके आया था, जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके। और यह शासक बनने से पहले बुलंदशहर का इक़्तिदार होता था। जलालुद्दीन खिलजी की बात कर रहे हैं दोस्तों। जलालुद्दीन खिलजी जो होता है वो शासक बनने से पहले बुलंदशहर का इक़्तिदार होता था। दोस्तों, जो जलालुद्दीन खिलजी होता था वो हिंदुओं के प्रति सहिष्णु राजा हुआ करता था। इसने मंगोलों जातियों को हराया था, क्योंकि इसके समय में मंगोल जातियां आक्रमण किया करती थी, इसलिए मंगोल जातियों को हरा दिया करता था युद्ध में। ये शक्तिशाली होता था। इसके समय में कुछ मंगोल दिल्ली से आकर बसे थे, दिल्ली में आकर बसे थे या दिल्ली से आकर बसे थे दोस्तों, जो कि नवीन मुसलमान कहलाए थे। एक ईरानी फ़कीर था दोस्तों जिसका नाम होता था सिद्धि। उस सिद्धि नामक फ़कीर ने विद्रोह कर दिया था, मतलब कि आक्रमण कर दिया था। विद्रोह का मतलब आक्रमण करना होता है दोस्तों। इसलिए जलालुद्दीन खिलजी ने इसे हाथियों के तले कुचलवा दिया था। जलालुद्दीन खिलजी का जो भतीजा होता है अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों, स्टोरी क्या होती है, जलालुद्दीन खिलजी जो है उसका भतीजा होता है अलाउद्दीन खिलजी। वो अलाउद्दीन खिलजी को किसी भी युद्ध में भेज देता है लड़ने के लिए। जब भी कोई युद्ध होता है वो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी को भेजता था। अगर अलाउद्दीन खिलजी उस युद्ध को ना संभाल पाता तो जलालुद्दीन खिलजी जाया करता था। इसलिए वो किसी भी युद्ध में सबसे पहले अपने भतीजे को भेजा करता था। ऐसे ही एक दिन क्या किया दोस्तों, जलालुद्दीन खिलजी ने देवगिरी को जीतने के लिए अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को भेज दिया। लेकिन जैसे ही वो युद्ध जीतकर वापस आ रहा था और युद्ध जीतने के साथ साथ उसने वहाँ से जितना भी सोना था वहाँ से बरामद कर लिया, सोना भी लूट कर लेकर आ रहा था। उसने क्या सोचा दोस्तों कि तू ये सारा का सारा सोना अपने चाचा को देकर दे देगा, मतलब तेरा चाचा तेरे से सारा सोना ले लेगा और तेरे हिस्से में कुछ नहीं आएगा और ना ही तुझे कुछ बेनिफिट होगा। इसलिए जो अलाउद्दीन खिलजी होता है उसके मन में लालच आ जाता है। और जैसे ही उसके मन में लालच आता है उसके मन में एक बात चलती है कि तू क्यों ना अपने चाचा को मारकर और अपने चाचा की जगह गद्दी हासिल कर ले, ताकि सारा का सारा खजाना भी तेरा हो और तू ही राज करे। तो दोस्तों क्या होता है, जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा होता है अलाउद्दीन खिलजी। एक दिन क्या होता है, देवगिरी में युद्ध छिड़ता है और देवगिरी को जीतने के लिए वो वहाँ पर उसे भेज देता है। और जैसे ही वो युद्ध को जीत कर वापस आ रहा होता है उसके मन में लालच आ जाता है और वो जलालुद्दीन खिलजी को मारने की सोचता है। तो ऐसे ही इसी प्लान को अंजाम देने के लिए होता क्या है दोस्तों, जैसे ही जलालुद्दीन खिलजी के समय इसने अपनी राजधानी, दोस्तों राजधानी की बात करें तो जलालुद्दीन खिलजी के समय इसकी राजधानी किलो खेरी होती थी। इसने किलो खेरी को अपनी राजधानी बनाया था। 1296 में एक बार यह युद्ध लड़ने जा रहा था, कौन, जलालुद्दीन खिलजी। जैसे ये युद्ध लड़ने गया रास्ते में इसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी मिल जाता है और उसका भतीजा अपने चाचा को मार देता है। तो मतलब कौन किसको मारता है, अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी को मार देता है, जैसा कि उसने सोचा था। तो दोस्तों वो जगह कौन सी थी, वो स्थान कौन सा था जहाँ उसने अपने चाचा को मारा, तो उस जगह का नाम था कड़कमणिकपुर, जो कि इलाहाबाद में पड़ती है। उस नामक स्थान पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को मारा था। इसलिए जलालुद्दीन खिलजी का मकबरा भी कड़कमणिकपुर में है। ठीक है दोस्तों, अगर किसी वनडे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाए कि जलालुद्दीन खिलजी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो कड़कमणिकपुर जो कि इलाहाबाद में पड़ता है वहाँ पर स्थित है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा की बेटी से शादी कर ली। दोस्तों पुराना समय बड़ा खतरनाक हुआ करता था। देवर अपनी भाभी से शादी कर लेता था, चाचा का लड़का जो मतलब होता है चाचा का भतीजा उसी की बेटी से शादी कर रहे हैं। तो दोस्तों पुराना समय बड़ा ही खतरनाक हुआ करता था, तभी तो इतने राजाओं की इतनी रानियां हुआ करती थी। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा की बेटी से शादी कर ली थी तथा अपने चाचा के बाद खुद शासक बन गया था। जलालुद्दीन खिलजी का कार्यकाल या शासनकाल पूछ ले तो 1290 से लेकर 1296 तक रहा। उसके बाद जो अगला राजा बना उसका भतीजा बना अलाउद्दीन खिलजी, जिसका शासनकाल दोस्तों 1296 से लेकर 1316 तक रहा। दोस्तों ये डेट याद रखना, ये ईयर याद रखना कि कब से लेके कब तक राजा कौन बना, जिससे कि
आपको आइडिया लगाने में दिक्कत ना हो अगर आपको कोई भी इवेंट याद रखना हो। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अगर पूछ ले तो दोस्तों अली होता था। अली इसके अलाउद्दीन खिलजी के पूरे नाम पर ही पड़ा था। ए लैसे अली और ए ही लैसे अलाउद्दीन खिलजी बनता है। सर्वप्रथम स्थाई सेना कह देते हैं दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों पहले होता क्या था, राजा के पास इतनी मुद्रा नहीं हुआ करती थी, इतने मतलब कमाई के साधन नहीं हुआ करते थे, इसलिए वो सेना को परमानेंट नहीं रख सकता था। जब कोई बाह्य आक्रमण होता था या कोई युद्ध छिड़ता था तब वो सेना को बुलाता था, उसी टाइम के लिए सेना को रखता था और उसके बाद सेना की छुट्टी कर दिया करता था। तो वो एक टेम्परेरी सेना कहलाया करती थी। तो लेकिन अगर बात करें, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि किस राजा ने सबसे पहले या सर्वप्रथम स्थायी सेना रखना शुरू किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले स्थायी सेना रखना शुरू किया था। सेना के शक्तिशाली होने के कारण इसने सिकंदर ए सानी की उपाधि ली थी, जिसे आप दूसरा सिकंदर भी कह सकते हो दोस्तों। आप इसे दूसरा सिकंदर कह सकते हो क्योंकि ये सिकंदर के समान ही शक्तिशाली हुआ करता था। इसके शासनकाल में अमीर खुसरो होता था और अमीर खुसरो दोस्तों ऐसा व्यक्ति हुआ करता था जो कम से कम 8 राजाओं के साथ या 8 राजाओं के शासनकाल में काम कर चुका होता था। अमीर खुसरो के बचपन का नाम मोहम्मद हसन होता था। ये क्वेश्चन देखा जा चुका है प्रीवियस ईयर एग्जाम में। अमीर खुसरो को तोताए हिंद की उपाधि भी प्राप्त थी दोस्तों। अमीर खुसरो ने तबले का आविष्कार किया था। ये क्वेश्चन भी देखने को मिल चुका है दोस्तों। तबले का आविष्कार किसने किया था, तो अमीर खुसरो ने तबले का आविष्कार किया था। अमीर खुसरो की दोस्तों अगर रचनाएं आपसे पूछ लें तो तुगलक नामा पहली रचना इसकी ये, और दूसरी रचना रहेगी दोस्तों इसकी लैला मजनू। अलाउद्दीन खिलजी गुजरात में अहिल्यावाड़ नामक स्थान पर जाता है दोस्तों। वहाँ पर स्टोरी क्या है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी क्या होता है, एक बारी गुजरात में अहिल्यावाड़ नामक स्थान पर जाता है क्योंकि पहले दोस्तों जो दास होते थे उनकी बोली लगा करते थे, क्योंकि दास जो है बहुत वफादार हुआ करते थे उस समय में, और दास शक्तिशाली भी हुआ करते थे। इसलिए जो शक्तिशाली भी होता था और वफादार भी होता था उन दासों की बोली लगा करती थी, और जो भी राजा बोली में जीत जाता था वो उस दास को ले जाया करता था। तो ऐसे ही क्या हुआ दोस्तों, एक दिन अलाउद्दीन खिलजी गुजरात में अहिल्यावाड़ नामक स्थान पर जाता है और वहाँ दासों की बोली चल रही होती है, और एक दास होता है जिसका नाम होता है मलिक काफूर, और मलिक काफूर बड़ा शक्तिशाली माना गया है, और मलिक काफूर एक वफादार दास भी माना जाता था। इसलिए उसको खरीदने के लिए अलाउद्दीन खिलजी उस स्थान पर गया था। उस स्थान को अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दिनार में खरीदा था। 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए इसका नाम दूसरा 1000 दिनार भी पड़ गया था। इसलिए मलिक काफूर को अन्य नाम 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता था। तो दोस्तों मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता था। मलिक काफूर एक किन्नर होता था और वह अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में चला जाता है, क्योंकि उस बोली में अलाउद्दीन खिलजी मलिक काफूर को जीत लेता है। मलिक काफूर को वो किस लिए दोस्तों खरीदता है, क्योंकि उसने सुना था कि मलिक काफूर बहुत शक्तिशाली सुना था उसने, और उसने सोचा था कि क्यों ना तू इसको खरीद कर इसको अपना दास बनाकर इसको दक्षिण विजय की ओर भेज, क्योंकि दोस्तों भारत के दक्षिण में सबसे भयंकर युद्ध हुआ करता था, और वहाँ पे लगभग बहुत से राजाएं मिलकर युद्ध किया करते थे, और उस युद्ध को अगर कोई जीत लेता था तो वो पूरे विश्व पर मतलब पूरे वर्ल्ड पे जो है राज कर सकता था। आप ऐसा मान सकते हैं कि वो पूरे वर्ल्ड पे राज कर सकता था। इसलिए दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने क्या सोचा कि तू सबसे पहले तो उस व्यक्ति को ढूंढ जो सबसे शक्तिशाली हो, और उस शक्तिशाली इंसान को भारत के दक्षिण में भेज, ताकि वो दक्षिण को विजय करके जीत जाए। और अगर नहीं जीतेगा तो कौन सा उसकी खुद की जान जा रही है। इसलिए उसने दिमाग लगाया, उसने सोचा कि शक्तिशाली बंदे को पहले ढूंढो, फिर उसको वहाँ पर उसको जीतने के लिए भेजो। तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ऐसे ही करता है, वो सबसे शक्तिशाली बंदे मतलब क्या होता है दोस्तों, मलिक काफूर को दक्षिण विजय के लिए भेज देता है।
उस समय दोस्तों दक्षिण और टोरंडा का युद्ध चल रहा होता है, और टोरंडा का युद्ध दोस्तों जिसमें कई राजा ग्रुप में मिलकर युद्ध किया करते हैं उसको बोलते हैं टोरंडा का युद्ध। और इस युद्ध को जीतने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को दक्षिण की ओर भेजा था। दोस्तों मलिक काफूर एकमात्र ऐसा सेनापति था जिसने सबसे ज़्यादा राजा मारे थे। क्यों दोस्तों? आप सभी जानते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मलिक काफूर को दक्षिण विजय करने के लिए भेजता है और वहाँ पर राजाओं का ग्रुप युद्ध कर रहा था, और उस युद्ध को मलिक काफूर जीत लेता है। और वो युद्ध कैसे जीता है? जब वो सारे के सारे राजाओं के ग्रुप को मार गिराता है। अब जब उस युद्ध में सारे ही राजा होते हैं तो उस युद्ध में अगर वो जीता है तो सभी के सभी राजाओं को मारकर ही तो जीता होगा। इसलिए सबसे ज़्यादा राजाओं को किसने मारा दोस्तों? मलिक काफूर ने। मलिक काफूर ने दक्षिण को विजय कर लिया था, जिसकी खुशी में अलाउद्दीन खिलजी ने उसे अगला राजा बनाने की घोषणा कर दी। लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है, इसको धोखे से कोई दूसरा व्यक्ति आके मार देता है और इसके मारने के बाद वो खुद गद्दी पर बैठ जाता है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी उससे इतना खुश होता है कि जिस व्यक्ति ने दक्षिण को विजय कर लिया जो आज तक कोई कर नहीं पाया, और दक्षिण विजय करके लिया है, तो मैं इसके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, इसको अगला राजा घोषित कर सकता हूँ। तो इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने अनाउंसमेंट कर दी थी कि मलिक काफूर अगला राजा रहेगा मेरे मरने के बाद। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी दोस्तों सीरी को बनाया था, और सीरी जो है वर्तमान में दिल्ली में पड़ता है। अलाउद्दीन खिलजी ने 4 इमारतों को बनाया था। यह क्वेश्चन भी देखा जा चुका है दोस्तों वनडे एग्जाम के अंदर कि अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। हौज एक खास किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। सीरी का किला किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। हजार खंबा महल किसने बनवाया? खिलजी ने। तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने कठोर बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए भी शासक माना जाता है। दोस्तों इसको कठोर बाजार नियंत्रण प्रणाली क्यों माना जाता है? क्योंकि इसने बाज़ारों के अंदर कठोर नियम बनाए थे। बाज़ारों के अंदर लोग गड़बड़ करते थे, दुकानदार गड़बड़ करते थे, जैसे बाट में गड़बड़ कर दी, तोल भाव में गड़बड़ कर दी, किसी ने अपने बाट के नीचे चुंबक लगा ली, ऐसे ऐसे काम करते थे। तो वो क्या करता था, वो भेष बदल कर जाया करता था आम नागरिक बन के, और जैसे ही सामान लेता था और उसको वहीं रंगे हाथ पकड़कर और उसे दंड दिया करता था। इसलिए इसे कठोर बाजार नियंत्रण प्रणाली का शासक भी माना जाता है। इसलिए उस समय में लोग बहुत कम जो है भ्रष्टाचार किया करते थे। इसलिए सबसे कम भ्रष्टाचारी कार्य यानी दुकानों का अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही होता था। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने एक बरीद नामक गुप्तचारी और परवाना नवीस नामक परमिट जारी करने वाले अधिकारी होते थे इसके समय में। एक तो बरीद नामक गुप्तचारी जो कि उसको गुप्त सूचना दिया करता था, और एक परवाना नवीस नामक परमिट जारी होता था जो उसके बिल वगैरह पास करने वाला अधिकारी होता था। इसने एक नई मंडी का स्थापना की थी और जिसका नाम उसने रखा था शायना मंडी। इसने 2 प्रकार के टैक्स लगाए थे, एक था गड़ी टैक्स जिसको हाउस टैक्स बोल दिया जाता है, दूसरा चराई कर जो कि पशुओं पर लगाया जाता था, जो दूध देने वाले पशु होते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने मवेशियों पर भी टैक्स लगा दिया था, जो भी मवेशी वहाँ रहा करते थे उनको टैक्स देना पड़ता था। और इसके समय में जो भू राजस्व टैक्स हुआ करता था यानी कि जो हाउस टैक्स हुआ करता था वो 1/2 दर पर लगाया जाता था। दोस्तों ये क्वेश्चन देखा जा चुका है या किसी भी वनडे एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि 1/2 दर हाउस टैक्स किसने रखा था, या फिर ऐसे आ जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो हाउस टैक्स है उसकी दर क्या रहा करती थी, तो वो रहा करती थी 1/2 मतलब 0.5। सबसे कठोर जो टैक्स माना जाता है वो इसी के शासनकाल में माना जाता है, क्योंकि हर किसी के शासन में किसी के में 0.25 मिलेगा यानी कि 1/4 मिलेगा, किसी के में 1.3 मिलेगा, 0.3 मिलेगा। इसके में सबसे ज़्यादा हुआ करता था 0.5 जो कि 1/2 माना जाएगा। सबसे कठोर भू राजस्व कर जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही होता था।
दोस्तों 1302 में इसने चित्तौड़ को जीता था और चित्तौड़ का राजा उस समय रतन सिंह हुआ करता था तथा उसकी जो पत्नी मानी जाती थी पद्मावती मानी जाती थी। दोस्तों आपने एक पद्मावत मूवी देखी होगी। पद्मावत मूवी में अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित स्टोरी दिखाई गई है जिसमें पद्मावत और पद्मावती और रतन सिंह के बारे में भी दर्शाया गया है। तो कभी टाइम लगे तो ज़रूर देखिए। सबसे सुंदर औरत मानी जाती थी पद्मावत। कहा जाता है दोस्तों रतन सिंह के मरने के बाद बहुत सी औरतों ने रानी पद्मावत से मिलकर के साथ मिलकर जौहर कर लिया था, मतलब सुसाइड कर लिया था। और अब तक का सबसे ज़्यादा माने जाने वाला क्या है दोस्तों, ये सुसाइड केस जो कि रानी पद्मावती के साथ मिलकर नारियों ने किया था, सबसे बड़ा जौहर माना गया है अब तक का। इसके समय में दिल्ली पर हाजी मोला ने विद्रोह किया था। यामिनी उल खिलाफत की उपाधि प्राप्त की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, और अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों का हुलिया लिखने और घोड़े दागने की प्रथा चलाई थी। भू राजस्व को अधिक कठोर बनाने के लिए दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना की थी। और राजा रतन की युद्ध में सहायता किसने की थी? एक तो बादल होता था और एक गोरा होता था। और दोस्तों ये बादल और गोरा कौन होते थे? ये दो व्यक्ति हुआ करते थे, जिनमें से जो बादल होता है वो तो रानी पद्मावती का भाई होता है, और जो गोरा होता है वो रानी पद्मावती की बहन का लड़का होता है। इन दोनों ने रतन सिंह राजा की युद्ध में सहायता की थी। दोस्तों राजा रतन सिंह के मरने के बाद हजारों औरतों ने एक साथ मिलकर रानी पद्मावती के साथ जौहर कर लिया था। जौहर मतलब दोस्तों सुसाइड कर लिया था, और ये भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा माना जाने वाला जौहर है। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है दोस्तों, और 1316 में जो राजा अगला बनता है उसका नाम होता है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। दोस्तों जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका, अलाउद्दीन खिलजी ने अनाउंसमेंट कर रखी थी कि उसके मरने के बाद जो अगला राजा बनेगा वो मलिक काफूर बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी क्या है दोस्तों, धोखे से हजार दिनारी को मार देता है, यानी कि मलिक काफूर को मार देता है और उसको धोखे से मार के खुद राजा बन जाता है। तो जैसा कि अलाउद्दीन खिलजी ने घोषणा की थी अगला राजा मलिक काफूर बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुतुबुद्दीन मुबारक उसे धोखे से मार देता है और अगला राजा खुद बन जाता है। तो दोस्तों कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी का जो शासनकाल रहा वो 1316 से लेके 1320 तक रहेगा। और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी एक ऐसा राजा होता था जिसने खुद को खलीफा घोषित किया था। दोस्तों वो खुद को भगवान माना करता था और वो जनता को कहा करता था कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही भगवान हूँ। तो इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक खुद को खलीफा कहा करता था, उसने खुद को खलीफा घोषित किया हुआ था। यह एक ऐसा राजा था दोस्तों जो बिना कपड़ों के दरबार में आ जाया करता था, और इस वंश का सबसे अयोग्य राजा यही हुआ करता था दोस्तों। इसको ये नहीं पता था कि प्रजा में क्या चल रहा है, जनता में क्या चल रहा है। ये एक अयोग्य शासक हुआ करता था जो कि इस पद के काबिल नहीं था, इस गद्दी के काबिल नहीं था। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी सेनापति का नाम होता था खुसरो खां। दोस्तों जो 1320 में कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को मारकर खुसरो खां खुद राजा बन जाता है। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक जो व्यक्ति है वो गुलाम वंश में है, और ये कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी है। तो कंफ्यूज नहीं होना मेरी तरह, जैसे ही कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की जगह कुतुबुद्दीन ऐबक निकल जाता है कभी कभी मुँह से, तो आप याद रखना। तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को 1320 में कौन मार देता है? खुसरो खां मार देता है और खुद राजा बन जाता है। खुसरो खां जो है खुद को पैगंबर का सेनापति बताता है। वो बोलता है कि मैं पैगंबर का भेजा हुआ हूँ और पैगंबर द्वारा भेजा गया हूँ और मैं उसका सेनापति हूँ। वो खुद को पैगंबर का सेनापति बताया करता था। खुसरो खां जो है वो निजामुद्दीन औलिया का शिष्य हुआ करता था, मतलब निजामुद्दीन औलिया जो है वो इसके गुरु हुआ करते थे। और खुसरो खां की जो मृत्यु है वो गाजी मलिक कर देता है। तो दोस्तों ये थी आपकी अब तक की स्टोरी। कहाँ से लेके कहाँ तक की स्टोरी होती थी दोस्तों? ये हमने 1206 से लेके 1290 तक पढ़ा गुलाम वंश, और उसके बाद
1290 से लेके 1320 तक पढ़ा। ठीक है दोस्तों, 1320 तक पढ़ा। कहाँ से? 1290 से लेके, इसमें हमारा खिलजी वंश समाप्त हो चुका। इसके बाद 1320 से आगे का इतिहास पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हमारे पास आएगा तुगलक वंश, और उसके बाद फिर हम आगे के वंश डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही हमारी सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहेगी, और आपको हमारी इस क्लास की जो पीडीएफ फाइल है, जैसी जिस पीडीएफ फाइल में से मैंने आपको पढ़ाया है, ये पूरी एज इट इज़ पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि लर्निंग एक्सीलेंस के नाम से ही मिलेगा आपको, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसी वीडियो के। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ऐसी वीडियो को और देखने के लिए, और क्लास जारी रखने के लिए, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, ताकि आपको हर एक वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल सके, आपको नोट्स की दिक्कत ना बने। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक रहने वाला है तुगलक वंश। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।